हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है वर्किंग ऑफ MNCs एंड TNCs। तो इंट्रो की अगर हम बात करें तो जो TNCs और MNCs हैं, ये एमर्ज होती हैं 20th सेंचुरी के एंड में और 21st सेंचुरी के बिगनिंग में। मतलब इस टाइम तक ये जो MNCs और TNCs थी, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मोर इम्पोर्टेंट और ज़्यादा प्रोमिनेंट बन जाती हैं। और इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन का हाथ माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से जो ये MNCs और TNCs हैं, उनका इमरजेंस देखने को मिला है। और इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो MNCs और TNCs हैं, वो 20th और 21st सेंचुरीज को डिफाइन करती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को। क्योंकि इस समय पर जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इसका एक्सपेंडिंग रोल देखने को मिलता है, जहाँ पर जो सारे देश होते हैं वो एक दूसरे पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पैसा देते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उसकी वजह से भी जो MNCs और TNCs होती हैं, वो प्रोमिनेंट बन जाती हैं। आगे आता है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MNCs एंड TNCs। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो MNCs और TNCs हैं, वो एक ही है। ठीक है, वो इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। पर कुछ स्कॉलर्स ने इनके बीच में डिस्टिंक्शन बताया है। तो इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो MNCs होती हैं, वो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक या दो कंट्रीज में ही सिंगल ओनरशिप के साथ ऑपरेट करती हैं, और इनका हेडक्वार्टर भी किसी एक ही देश में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉस्को है। कॉस्को एक ऐसा स्टोर है US और कनाडा में, जहाँ पर ग्रोसरी से लेकर हर चीज मिलती है। तो वो एक MNC हो गई, वो सिर्फ US और कनाडा में मिलेगी। इंडिया में कॉस्को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो MNC है। अगर कॉस्को TNC होता तो वो हमें इंडिया में भी देखने को मिलता। और जो TNC है, वो अपने ऑपरेशंस को मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है, मोस्टली बेस्ड ऑन को ओनरशिप। अब इसमें सिंगल ओनरशिप नहीं होती, इसमें को ओनरशिप होती है। मतलब एक होस्ट कंट्री के साथ साथ जो होस्ट कंट्री की कंपनी है, वो किसी दूसरे देश में जा रही है, तो वो उसके साथ को ओनरशिप कर लेगा कि भैया आप भी संभाल लो इसे, हम भी संभाल लेते हैं। तो ये हुई को ओनरशिप। तो TNC जैसे काम करती हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स भी अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। और इनका सीधा साधा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो these MNCs and TNCs seek to maximize profit in more than one country with an aim to expand sales। अब इनका एम होता है कि सेल्स को एक्सपेंड किया जाए। अब स्केल्स को एक्सपेंड करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, सोर्स ऑफ सेल्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, और कंपेटिटिव रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। मतलब इनके जो विरोधी कंपनियां हैं, वो इनको मिनिमाइज करेंगे कि हमें इनका कंपटीशन ना झेलने को मिले, हम ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएं। उसके बाद इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम ये देखते हैं कि जो MNCs हैं, उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि जो MNCs या जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो अपने बिजनेस को बहुत सारे जो नेशंस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वहां पर ऑपरेट करती है। तो सबसे बड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही होगी। उसके बाद बहुत सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें और वैल्यू ऐड करके और ज्यादा पैसा हम बना सकें। थर्ड है, अगर कुछ सिचुएशन में जो क्रॉस बॉर्डर मार्केट्स हैं उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, तो MNCs क्या करती हैं, उस मैटर को इंटरनलाइज कर लेती हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन एक्टिविटीज के जरिए जो थोड़ी दिक्कत में आ रहे हैं, उनको हम सही कर सकें। फोर्थ है, MNCs आर ओलिगोपोलिस्टिक with ownership and management spanning multiple countries along with subsidiaries in various nations। अब जो MNCs होती हैं, वो ओलिगोपोलिस्टिक होती है। मतलब इनकी ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है, वो किसी एक कंट्री के पास नहीं रहती। ठीक है, ये स्पैन करती है मल्टीपल कंट्रीज में, और उनके साथ साथ कुछ यहाँ पर सब्सिडरीज भी देखने को मिलती हैं। और फिफ्थ है
कि these companies aim to produce goods and services for whole markets at the lowest cost possible। अब इन कंपनीज का ये एम होता है कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐसे प्रोड्यूस करें कि प्राइस बहुत ही कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें इन्हें। ठीक है। और कुछ ऐसी मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस भी ढूंढते हैं, मोस्ट फेवरेबल लोकेशंस भी ढूंढते हैं, लोकेशन फैसिलिटीज़ की, ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की, कि जहाँ पर हमें प्रोड्यूस करके कम पैसा खर्च कर अच्छा प्रोड्यूस मिले और हम आगे जाकर बेच दें। ठीक है। और उसी के साथ-साथ जो एमएनसीज़ होती हैं, वो एफडीआई का यूज़ करती हैं एज़ अ क्रिटिकल मीन्स ऑफ ऑपरेशन। एफडीआई इन सभी कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर एफडीआई नहीं आएगा, तो ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएँगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एमएनसीज़ हैं, वो सिग्निफिकेंट फ़ोर्स हैं आज की ग्लोबल इकोनॉमी में। अगला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ टीएनसीज़ एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। तो हम ये देखते हैं कि जो टीएनसीज़ हैं, उनको इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे हमें 5 रीज़न्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है एन इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन मार्केट फोर्सेस एंड अ ग्रोइंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नियरली ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। तो सबसे पहला जो रीज़न ये बताते हैं कि टीएनसीज क्यों इंजन ऑफ ग्रोथ है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, वो ये है कि इन कंपनीज में मार्केट फोर्सेस को ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन करती हैं। और उसी के साथ साथ दिया हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उसका रोल जो है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो टीएनसीज है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पा रही हैं। सेकंड है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज दैट आर ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन। अब जो एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजीज में, उससे जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है उसका भी नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है। जो टीएनसीज हैं उन्हीं के साथ साथ बने रहकर अपना प्रोडक्शन कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। थर्ड है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज whereby production chains span national and regional boundaries। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसको भी बहुत बड़ा एक टूल माना जाता है टीएनसीज के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फर्म्स और इंडस्ट्रीज हैं वो अब बॉर्डर्स के पार भी जाकर प्रोडक्शन कर सकती हैं। ठीक है। नेशनल और रीजनल बाउंड्रीज इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती, ये अपनी प्रोडक्शन चेन को कहीं भी स्पैन कर सकती हैं। तो थर्ड ये हो गया। फोर्थ है द राइज ऑफ सर्विसेज टू बिकम द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब टीएनसीज में क्या है, सर्विसेज का राइज देखने को मिल रहा है, सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं। अब इसी की वजह से टीएनसीज जो है वो लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर बन रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में। और फिफ्थ है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि सारे देश अब इंटीग्रेट हो चुके हैं। कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश को देता है, तो ऐसे ऐसे करके जो टीएनसीज हैं वो भी डेवलप कर पाती हैं दूसरे देशों में जाकर। और इसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि जो ये टीएनसीज और एमएनसीज हैं वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद एमर्ज जो होती हैं, और इनके कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये तो एंशियंट टाइम से ही एमर्ज हुई हैं, जैसे कि फोनिशियंस के टाइम पे एमर्ज हुई हैं, ग्रीक्स और रोमन्स के टाइम पे एमर्ज हुई हैं, जो कि इस समय मिडिएवल यूरोप का पार्ट हुआ करते थे। ये उस टाइम पर ऑपरेट करते थे। तो ये स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये एंशियंट ही इमरजेंस हुआ है इनका। पर जो दूसरे स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनका रिजेम्बलेंस जो है वो मॉडर्न कंपनीज के साथ हुआ है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नीदरलैंड्स की थी। तो ये सब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इन सभी कंपनीज की वजह से ही आज टीएनसीज और एमएनसीज हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये आता है कि लेट 19th सेंचुरी लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तो नए नए प्रोडक्शन प्रोसेस का हमें एमरजेंस देखने को मिलता है। तो उसी के साथ साथ जो यहाँ की टीएनसीज होती हैं वो भी उनकी कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फॉलो करती हैं। ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज आता है,
टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, जिससे कि जो मॉडर्न कॉरपोरेशंस हैं वो बनने लगती हैं। तो मॉडर्न डे टीएनसी जो है वो भी इनको फॉलो करती हैं और इनके ही प्रिंसिपल पर वो वर्क करती हैं। पर जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है, उसके 20 सालों तक जो यूएस बेस्ड टीएनसीज होती हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डोमिनेट करके रखती हैं, क्योंकि यूएस के पास उस टाइम का सबसे ज्यादा एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम उसके एस्टिमेट की बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 2/5 होता है। 2/5 एक बहुत बड़ा नंबर है। ये 1981 की बात है। पर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद हमें एक चेंज देखने को मिलता है डायरेक्शंस में। ठीक है, अब जो एफडीआई होता है वो लैटिन अमेरिका, यूएस से हटकर अब वो कनाडा, वेस्टर्न यूरोप और दूसरे इंडस्ट्रियल रीजन्स पर जाने लगता है। मीनवाइल जो अर्ली 1970s होते हैं वहां पर यूरोपियन और जापानीज एमएनसीज जो होती हैं वो भी एमर्ज होती हैं, और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज होती हैं जैसे कि ब्राजील और इंडिया और ईस्टर्न ब्लॉक की कम्युनिस्ट कंट्रीज, वो भी धीरे धीरे अपनी एमएनसीज और टीएमसीज को डेवलप करने में लग जाती हैं। अब इससे बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, जहां पहले यूएस की जो टीएनसीज या एमएनसीज डोमिनेट करके रखती थी, वहां अब कनाडा, वेस्टर्न यूरोप, ब्राजील, इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं जो नई नई इंडिपेंडेंट हुई हैं, वो आकर अपनी एमएनसीज को सेटअप कर रही हैं। उसके बाद जो लेट 1990s है और बिगिनिंग है अर्ली 2000s की, वहां पर इंटरनेशनल मर्जर्स और एक्विजिशंस देखने को मिलते हैं, जो कि प्रेफर्ड मोड होता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का, कि एक कंपनी है एक देश की और एक दूसरे देश की कंपनी है, अब इनको करना है ट्रेड। अब ये क्या करेंगे, मर्जर कर लेंगे कि हम दोनों एक मर्जर कर लेते हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉर्डर्स कोई मायने नहीं रखेंगे, वो ओवरसीज भी जा सकता है। ठीक है, एक देश में बैठे बैठे किसी दूसरे देश की जो कंपनी है उसके साथ हम मर्ज कर सकते हैं, मर्जर करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेफर्ड मोड बनने लगा लेट 1990s और अर्ली 2000s में, जिससे कि जो एफडीआई है वो बल्क में आने लग गया डेवलप्ड वर्ल्ड के पास, और उसी के साथ साथ जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसका शेयर भी बढ़ने लग गया ग्लोबल इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है टीएनसीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जब देखते हैं कि जो टीएनसीज है वो ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे मर्ज हुई, तो सबसे पहला है नंबर ऑफ टीएनसीज इज ऑन द इंक्रीज। अब जहां अर्ली 1990s में 37,000 टीएनसीज थी पूरे वर्ल्ड में, और 1,70,000 जो फॉरेन एफिलिएट्स थे वो थे, पर 1990s के बाद टीएनसीज का नंबर इंक्रीज हो जाता है 37,000 से हटकर, और वो 77,000 पे आ जाता है, और यहाँ पर 7,70,000 फॉरेन एफिलिएट्स भी आ जाते हैं विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 15 ईयर्स। 15 सालों के अंदर अंदर जो टीएनसीज होती हैं उनका नंबर बढ़ने लग जाता है। 90% ऑफ जो टीएनसीज होती हैं वो डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से निकलती हैं अर्ली 1990s में। सेकंड है टीएनसीज रेवेन्यू बेस स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज। अब रेवेन्यू की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस हैं वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड मतलब जहाँ की गवर्नमेंट जो इनको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है, ये बताता है कि 2016 और 2017 में जो टॉप 10 लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस थी उनमें सबसे पहला आता है वॉलमार्ट, जो कि यूएस का है, जिसका रेवेन्यू है $485 बिलियन। उसके बाद आता है चाइना का स्टेट ग्रिड। उसके बाद जो मेजर अगर हम देखें तो टोयोटा मोटर्स जापान की है, वोक्सवागन जर्मनी की है, रॉयल डच सेल नीदरलैंड्स की है। तो ये सब ये बताते हैं कि जो टीएनसीज है वो धीरे धीरे डोमिनेट कर रही हैं, स्पेशली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इन टीएनसीज की वजह से 67 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयड किया जाता है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां जब अलग अलग देशों में ऑपरेट करेंगी तो उनके लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
तो ये यहाँ पर बताया गया कि 67 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय किया गया है 2016 से 2017 के बीच में। उसके बाद आता है टीएनसीज एंड द ग्लोबल वैल्यू चेन। अब जो मेजर कंट्रीब्यूशन है टीएनसीज का वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो है ट्रांजिशनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक देश की जो कंपनी है वो किसी दूसरे देश में जाकर भी प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में टीएनसीज का वो यही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एप्पल आईफोन है, अब वो ऐसा तो है नहीं अब वर्ल्ड में कि यूएस में ही पूरा एप्पल आईफोन बनता हो, अलग अलग जगहों पर आईफोन बनता है। फॉर एग्जांपल चाइना की फॉक्सकॉन कंपनी जो है वो भी आईफोन को प्रोड्यूस करती है। तो ये भी एक तरह का ट्रांजिशनल प्रोडक्शन नेटवर्क हो गया कि अब एक कंपनी जो है अलग अलग देशों में जाकर अपना प्रोडक्शन करती है। 2014 के डेटा को अगर हम उठा के देखें तो जो कंपोनेंट्स थे आईफोन 6 के, वो 785 सप्लायर्स को दिए गए थे, प्रोड्यूस किए गए थे, और 31 कंट्रीज में ये प्रोड्यूस हुए थे। तो एक कंपनी है जो कि यूएस की है, वो 31 अलग अलग देशों में जाकर अपना प्रोडक्शन कर रही है अपने एक आईफोन का। तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है टीएनसीज का। और उसी के साथ साथ जो भी एडवांसमेंट हुई हैं आईसीटी में, उन्होंने सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया है इंटरनेशनल ऑपरेशंस को इन टीएनसीज के, जो कि बहुत ही ग्रेटली इम्पैक्ट करते हैं इनकी फॉरेन एफिलिएट्स को। आगे आता है टीएनसीज फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड आर कमिंग ऑफ एज। अब जो मेजर फीचर है पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का 2008 का, उसके बाद से ही जो टीएनसीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वो अपनी प्रोमिनेंस को बनाकर रखती हैं। पर्टिकुलरली स्टेट ऑन टीएनसी जो कि जिनको जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करके रखती है। As many TNCs suffered a setback during the GFC to 2008 and 2009, a number of state-owned TNCs based in developing and emerging countries assumed a major role in the world economy. तो इसमें ये बताया गया है कि जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसी के बाद से जो वर्ल्ड है उसे एक सेटबैक देखने को मिला, जहां पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, पर जो यहाँ पर डेवलपिंग वर्ल्ड होता है वो अपनी प्रोमिनेंस बनाता है। यहाँ पर जो स्टेट और टीएनसीज होती हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए। ठीक है, और 2008 और 2009 के बाद जो डेवलप्ड और एमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो एक मेजर रोल अदा करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो ये एक टीएनसी की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद जो इनका इम्पैक्ट है वो ये देखने को मिलता है कि 100 नॉन फाइनेंशियल टीएनसीज में से 15 जो थी वो स्टेट ओन्ड टीएनसीज थी, और जो 41 थी टीएनसीज वो डेवलपिंग वर्ल्ड में थी, जैसे कि चाइना, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और रशिया उस समय के डेवलपिंग कंट्रीज हुआ करते थे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो टीएनसीज थी वो डेवलप्ड वर्ल्ड की नहीं थी, डेवलपिंग वर्ल्ड की थी। आ गया था स्टेट और टीएनसीज आर अ डोमिनेंट फीचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो ऊपर वाले पॉइंट्स हम समझ चुके हैं कि जो टीएनसीज हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो स्टेट ओन्ड टीएनसीज हैं। तो यहाँ में कुछ डेटा बताया गया है कि जो टोटल एसेट्स के अगर हम टर्म्स में देखें तो नॉन फाइनेंशियल जो टीएनसीज हैं वो जर्मनी, इटली और फ्रांस की डोमिनेट करके रखती हैं 2016 में। पर जो टोटल एसेट्स होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस देखने को मिलती है चाइनीज कंपनीज की 2016 में। तो ये कुछ इतना खास नहीं है। आ गया टीएनसीज एंड एफडीआई। तो जो टीएनसीज हैं वो सेंटर प्रोसेस हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के इंटीग्रेशन का, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है वो अच्छे से एक्सेलरेट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, और जो एफडीआई है या जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का ट्रांसफर है वो इन टीएनसीज को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, ताकि जो टीएनसीज हैं वो डीपर इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सके, ओपननेस लाए वर्ल्ड इकोनॉमी में।
ताकि जो टीएनसीज है अच्छे से ऑपरेट करके प्रॉफिट बना सकें। इस प्रोसेस में टीएनसी जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती हैं, पर्टिकुलरली इन होस्ट कंट्रीज, ठीक है, जहां पर ये ऑपरेट कर रही हैं। हाउएवर इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। इट इज ऑल्सो हैड एडवर्स इफेक्ट्स पर्टिकुलरली बाय इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑफ होस्ट कंट्रीज ऑन सच एफडीआई। अब जो होस्ट कंट्रीज हैं जहां पर ये कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, अब वो डिपेंड हो जाती हैं एफडीआई पर। एफडीआई डेवलप्ड वर्ल्ड के पास ज़्यादा है, यूएस वगैरह के पास ज़्यादा है, तो इसका ये एडवर्स इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स आता है होम कंट्री का, वो ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट कंट्री नहीं ले पाती है, ठीक है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती है। रिसोर्सेज को भी जो बाहर की कंपनियां हैं जिस पर वो डिपेंडेंट है वही कंट्रोल करके रखती हैं। और समटाइम्स हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इंटरेस्ट है होम कंट्री पे, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें होस्ट कंट्री पे, ठीक है। मतलब जहां पर जो कंट्रीज ये ऑपरेट कर रही हैं, उन कंट्रीज के इंटरेस्ट को फुलफिल ना करें, पर जिसके लिए वो काम कर रही हैं, जिस पर डिपेंडेंट हैं, वो उनके इंटरेस्ट को सबसे पहले मानती हैं। तो ये भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद टीएनसीज एंड देयर डेवलपमेंटल रोल इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जो टीएनसीज हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल नेटवर्क्स का राइज किया है, जो कि जो वैल्यू चेन एक्टिविटीज हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स, उसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिली है। जो टीएनसीज हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी शेप कर रही हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई जाएं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको कॉन्ड्यूसिव बनाई जाए, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कोलैबोरेशन करें एक दूसरे से, और वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दें। जैसे कि लोकल सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हो गए, लोकल लोग हो गए, जिससे कि जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी एनकरेजमेंट मिले। Thus, TNC's participation can also help to overcome some of the difficulties of expanding the scope of economic activities in countries where social cohesion is low. अब TNCs की वजह से जो लोकल लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो डिफिकल्टीज इन्हें फेस करनी पड़ती हैं वो अब इन्हें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं, ठीक है। सोशल कोहेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, मतलब सारे लोग एक दूसरे के भले के लिए सोचें, ठीक है। एजुकेशन के लेवल को यहाँ पर राइज किया जा रहा है। उसी के साथ साथ टीएनसीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब जो टीएनसीज हैं वो पब्लिक सर्विसेज को भी डिलीवर कर रही हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पीपीपी के जरिए ये जो टीएनसीज हैं वो सबके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए पब्लिक सर्विसेज को भी डिलीवर कर रही हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्ल्ड के लिए। आगे है टीएनसीज प्रोवाइड द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर आर&डी एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। टीएनसीज आर&डी के लिए फाइनेंस का भी इस्तेमाल करती हैं, फाइनेंस का सोर्स बनती हैं, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए फैसिलिटेट भी यही करती हैं। और जो टीएनसीज हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या है, आर&डी इतनी होती नहीं, तो ये टीएनसीज के जरिए आर&डी यहाँ पर हो रही है। आर&डी का कमर्शलाइजेशन हो रहा है सिस्टम्स का ग्लोबल सप्लाई में और डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स में, ताकि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अपना अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे सकें ग्लोबल इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप ऑफ टीएनसीज विद द होम एंड द होस्ट कंट्री। तो इन टीएनसीज का होस्ट और होम कंट्रीज के साथ साथ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, टीएनसीज कैन डू जनरेट रेवेन्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली इन दी होस्ट कंट्रीज। अब कंट्री में जिसमें ये ऑपरेट कर रही हैं उस देश में ये रेवेन्यू भी जनरेट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, जो कि वहाँ की पॉवर्टी रिडक्शन में काम आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को वहाँ पर कॉम्बैट किया जा सकता है। सेकंड है कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो टीएनसीज हैं वो क्रूशियल बनती जा रही हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि टीएनसीज जो है वो एक्सपोर्ट का राइज कर रही हैं, एक्सपोर्ट को रेज कर रही हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रिंगिंग इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अब इससे क्या हो रहा है, बाहर से पैसा इनके पास आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है होस्ट कंट्री में। अब इससे क्या है, ये और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा,
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम कॉम्बैट कर सकते हैं, तो ये इंटरलिंक्ड रहता है। थर्ड है, दीज आर सेवरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड नेशनल लॉज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज विच रेगुलेट विद द वर्किंग ऑफ टीएनसीज। अब बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं, नेशनल लॉज बनाए जा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, जो कि जो वर्किंग है टीएनसीज की उनको रेगुलेट करें अच्छे से। Fourth, the governments in developed countries are invariably short of funds and also capacity to undertake meaningful R&D. अब जो गवर्नमेंट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, वो उनके पास फंड्स की कमी पड़ रही है आर&डी को करने के लिए। और जो आर&डी रिलेटेड एफडीआई है वो डायरेक्टली बेनिफिट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये इन कंट्रीज को पता है। पर टीएनसीज की वजह से जो भी इन्होंने अंडरटेक किया हुआ है उसके वजह से ये अच्छे से टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के साथ साथ यहाँ पर आर&डी को प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी डेवलपिंग इकोनॉमीज को प्रोवाइड कराता है, एक्वायर इन नीश एरियाज। और अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो ये कहा जाता है कि जो होम और होस्ट कंट्रीज हैं वो टीएनसीज को एज अ टूल इस्तेमाल करती हैं अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट का यूज करने के लिए। सेकंड, कुछ लोग कहते हैं कि इट इज सेड दैट एमएनसीज एंड टीएनसीज आर नॉट लीडिंग टू ग्लोबल सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड। अब ये कहते हैं कि जो एमएनसीज और टीएनसीज हैं वो ग्लोबल सिस्टम को अच्छे से लीड नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जो फ्री और फेयर ट्रेड है वो हो सके। थर्ड है, foreign direct investment may be conceived by important sectors of labor in home country as a threat to their interest। अब ये कहते हैं कि जो एफडीआई है वो वहाँ की जो लेबर सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, जो कि इंटरेस्ट को उनको थ्रेट कर रहा है। फोर्थ है कि जो 100 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उसमें से 51 जो कॉरपोरेशंस हैं वो सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड में है। जैसे कि वॉलमार्ट जो है वो 161 कंट्रीज की टोटल इकोनॉमी से ज्यादा जो है वो पैसे कमाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग दी इकोनॉमीज सच एज इजराइल, पोलैंड एंड ग्रीस। तो इजराइल, पोलैंड और ग्रीस को मिलाकर 161 कंट्रीज की इकोनॉमी से भी ज्यादा जो वॉलमार्ट है यूएस का, वो यहाँ पर पैसा बनाता है। तो लोग ये भी कहते हैं कि सारा पैसा तो ये इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड को क्या मिलता है। फिफ्थ है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टीएनसीज इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हो रहा है टीएनसीज का वो एक कंसर्न का मैटर है, ठीक है, इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी जो फैली हुई है उसको इरेडिकेट करना चाहिए, पोवर्टी रिडक्शन में काम करना चाहिए, पर ऐसा ये कर नहीं रही है। लास्ट है, टीएनसीज डोंट जनरेट जॉब्स। तो ये लोग कहते हैं कि जो टीएनसीज है वो जॉब्स को जनरेट नहीं करती हैं, इनफैक्ट दे डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट। वो जो एग्जिस्टिंग जॉब्स क्रिएट हुई हैं उनको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वर्ल्ड्स टॉप 200 फर्म्स एम्प्लॉय लेस देन 20 मिलियन पीपल। और ये कुछ फैक्ट की बात बताते हैं कि जो वर्ल्ड की 200 फर्म्स हैं वो लेस देन 20 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, while it is estimated that 2.6 billion people make up the global workforce। और ये कहते हैं कि जो 2.6 बिलियन लोग हैं वो ग्लोबल वर्कफोर्स को बनाते हैं, पर ये जो कंपनियां होती हैं वो कम लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देती हैं। दस एमएनसी जनरेटेड जॉब्स, पर जो एमएनसी है वो जॉब्स को जनरेट तो करती है पर अप टू द मार्क नहीं करती है वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये खत्म होता है हमारा पूरा यूनिट बीपीएससी 110 का। थैंक यू सो मच।